हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। नया साल और बहुत सारे रेजुलेशंस हमने लिए होंगे कि इस बार आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को किसी भी कीमत पे फोड़ना है। और उस फोड़ने के लिए हमने बहुत सारे प्लान भी बनाए होंगे। कुछ लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया, अपने प्लान्स को फॉलो करना शुरू किया, बट समहाउ कुछ चैलेंजेस आए। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं कि शायद आप इनिशिएट तो कर गए बट एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई होगी कहीं ना कहीं, और बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, तो वो प्लान फेल हो गए। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल प्लान फॉर 5 मंथ। जो आगे आने वाले 5 महीने हैं उसमें फेज 1 को लेकर के आप अपनी चीजों को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे एक वर्ड पे थोड़ा सा दबाव डालूंगा कि ये प्रैक्टिकल प्लान है। आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी की कैटेगरी में आते हैं, बट ये एक डूएबल प्लान होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बातें किसी और लेवल पे की है और जब एग्जीक्यूशन करने लगे तो चीजें शायद उस तरीके से हमारे कंट्रोल में आई नहीं जैसे हम चाहते थे। बट अगर इस प्लान को आप फॉलो करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप इस बार मेंस एग्जाम को पक्का पक्का क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये पक्का वर्ड थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जरूर आप में इसमें सफलता हासिल होगी। शुरू करते हैं। इस पूरे के पूरे प्लान में, फेज 1 के प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैंने यहां पे रखा है कट ऑफ ट्रेंड। ये आरबीआई ग्रेड बी की पिछले 7 सालों की कट ऑफ है। ठीक है, जितने 7 साल के एग्जाम हुए फेज 1 की, ये पूरा सेशन फेज 1 से रिलेटेड है, तो मैं जो भी बातें करूंगा वो फेज 1 से रिलेटेड करूंगा। और ये आपकी कट ऑफ्स हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये फाइनल कट ऑफ्स है फेज 1 की, और ये सेक्शनल कट ऑफ्स हैं। ये आपको दिखानी जरूरी इसलिए थी क्योंकि आपको हमेशा एक प्लान के तहत जब आप चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल आउटपुट कैसे मिलेगी। आपको सिलेक्शन मिलेगी मेंस के बेस पे, ठीक है, जो फेज 2 होगा आपका उसके बेस पे। फेज 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो उस पर उतना ही वजन डालना है जितने से वो निकल जाए, आप फेज 2 में दाखिल हो जाए। तो यहां से आप ये डिसाइड कर पाएंगे इस कट ऑफ के बेस पे कि आपको अपना टारगेट स्कोर कितना रखना है। ठीक है, तो आपको टारगेट स्कोर कितना रखना है, देखो रीजनिंग में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो 15 से 20 के बीच में संभव कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 15 रखिए। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि सर पिछली बार तो कट ऑफ ये तो 9 मार्क्स ही गई थी, तो बीच में 1-2 बार 15 भी गई है, तो ध्यान रखिए जब पढ़ने लगे हो तो कम से कम थोड़ा सेफर साइड पे तो रहो ना। तो रीजनिंग में 15 to 20 आप स्कोर करिएगा, अच्छा स्कोर होगा। कई बार अगर पेपर थोड़ा सा इजी लेवल पे आए तो जो कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ, वो इंक्रीज हो जाती है। इंग्लिश में भी आपका जो टारगेट स्कोर है वो 7.5 से 10 होना चाहिए, और क्वांट में भी 7.5 से 10 होना चाहिए। लेकिन अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो यही जो स्कोर है टारगेट स्कोर, ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूंगा कि ये 5 to 6, यहाँ पे भी 6 से 7.5 तक भी चला जाता है, और रीजनिंग में 10 मार्क्स तक रखना है आपको। लेकिन ये वो सिनेरियो है जो आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के डिसाइड करेंगे पेपर टफ है यार, इतना हो रहा है तो इनफ है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, मैं बेसिकली 3 चीजें बोलता हूं आपको क्यूआरई के लिए। मेरे साथ गुरकीरत सर भी हैं, वो आपको जीए की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, पूरा स्टडी प्लान बताएंगे अगले 5 महीने में आपको कैसे कवर करना है। सबसे पहली चीज क्या है, डू नॉट टेक इट इजी। ठीक है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं। मैं अभी आरबीआई ग्रेड बी 20 जो 23 का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, और उनसे जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, 4th में हुआ है या 2nd में हुआ है। जानते हैं वो 2nd, 3rd, 4th अटेम्प्ट तक क्यों गए? क्योंकि उनको ये समझने में बहुत देर लग गई कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहली गलती उन्होंने क्या की कि उन्होंने इसको इजी ले लिया। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में इजी ले लिया कि सर ये तो मैंने बैंक का एग्जाम दिया है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो क्वांट रीजनिंग तो वैसे ही आते होंगे। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, किसी एग्जाम से इसको रिलेट ना करें। इसके लिए आप क्या करें, पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लें और आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इस पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना, इसको दूसरे एग्जाम से कंपेयर नहीं करना है। दूसरा क्या, बेसिक्स पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन अकेले बेसिक्स के सहारे नहीं रहना है। बेसिक्स पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स के अलावा आपको जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस लेवल है, उस पर भी फोकस करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप कंटेंट पढ़ें, प्रिपेयर करें, तो हल्के में मत लीजिएगा, बेसिक से शुरू करके न्यू पैटर्न पे खत्म करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आपका सिलेबस है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में तो सिलेबस मेंशन नहीं होता है, बट अगर मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है। इतने टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट के ये सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग में भी ये सारे टॉपिक्स हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सबसे क्वेश्चन रहते ही हैं।
ठीक है। बट क्या इतना सारा प्रिपेयर करेंगे? सर कट ऑफ तो 54.75 या 60 से नीचे जा रही है, टॉप करके क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा कुछ भी, और आपके पास पेपर में इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वांट के 30 क्वेश्चन 25 मिनट है आपके पास तो नहीं कर पाएंगे, पढ़ना भी मुश्किल होता है। मैं खुद पेपर देता हूं तो मुझे पता है भैया, तो वैसे आपको नहीं, प्रैक्टिकली करना है। मैं उसी चीज पे फोकस कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? देखो क्वांट के अंदर ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। यहां से शुरू करिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, ये तो मस्ट है। उसके बाद फिर ये वाले टॉपिक्स कवर करिएगा, मतलब इसी सीक्वेंस में ऊपर से ही शुरू करना है आपको, ठीक है। फिर रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, ऊपर से ही शुरू करना है हमेशा। एंड तक जाते जाते एक आध चीज छूट जाएंगी तो कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको 90% तो इनमें से जरूर कवर करना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही चीजें हैं आपकी, सारे कंसेप्ट ग्रामर के कवर करने पड़ेंगे। एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पे पढ़िएगा, वोकैबुलरी पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे डिसाइड किए हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने पिछले 7 साल के 6 साल के पेपर्स का एनालिसिस लिया है यहाँ पे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई, ये सब चीजें पढ़ो तो इनसे हर साल सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोला है। और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से बोला है, पढ़िएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेम चीज रीजनिंग के लिए भी है। मैं पूरा गहन अध्ययन तो नहीं करूंगा, काफी वीडियोस हमने सेपरेटली भी डाली है क्वांट पे, रीजनिंग पे। आप अगर और डीपली एनालिसिस करना है तो वहां जाके करिए, बट ये एक प्रैक्टिकल प्लान की बात हो रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये मैं ऐसे ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, एक एनालिसिस के बेस पे ही बोल रहा हूं, ठीक है जी। चलिए अब इंटीग्रेटेड जो मंथ वाइज प्लान है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कब कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं? जैसे जनवरी में अभी कुछ टाइम बाकी है, तो आप इन 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे क्वांट में, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने अगर टॉपिक ज्यादा ले लिए तो यहाँ टॉपिक थोड़े हल्के रखे हैं, सिलोक्स, इनइक्वालिटी, रैंकिंग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, ये टॉपिक रखे हैं, ठीक है। फिर फरवरी में आप देखोगे तो आप बेसिक परसेंटेज, बेसिक का मतलब है बिल्कुल बेसिक वाला, कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप पेजेस, और उसके बाद डीआई। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, फरवरी में 29 डेज है इस बार, ध्यान रखिएगा, आप इसको बहुत आराम से कवर कर सकते हो। और यहाँ पे रीजनिंग में मैंने बिल्कुल हल्के से 2 टॉपिक रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ बैलेंस कर दिया थोड़ा, ठीक है। फिर आप इंग्लिश में देखेंगे यहाँ टेंसेस, एडवांस वर्ब, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप अपने अकॉर्डिंग, किसी टॉपिक कोई लंबा है तो 3-4 दिन लग जाए, कोई हल्के वाला टॉपिक है तो 1 से 2 दिन में उसको समराइज कर ले। फिर मार्च में आपको यहाँ से देखो बेसिक जो डीआई है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये वो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये डीआई है, लेकिन यहाँ पे डीआई जो है वो परसेंटेज रेशियो पे बेस्ड है पूरा का पूरा। तो जब आप बेसिक चीजें सीखे तो अप्लाई करें। अब मैंने यहाँ पे यही चीज दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि डीआई एक बड़ी नीड है, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2-2.5 महीने इस पे लगा लोगे तो अच्छी कमांड हो जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, यहाँ एक्टिव पैसिव, इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है जी। ये मार्च में आपको कवर करना है। उसके बाद जब आप अप्रैल में आएंगे तो यहाँ पे देखो जो बचे हुए टॉपिक थे वो सारे कर लो, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स, ये वाला, और इधर अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। अरेंजमेंट और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई चीजें अगर आपने जल्दी कवर कर ली है तो दूसरे टॉपिक उठा लीजिए, बट मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा प्रैक्टिकल प्लान है कि बिल्कुल धीरे धीरे करोगे तो आप कर सकते हो। इतना बड़ा विशाल सिलेबस देख के डरिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। फिर मई में आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, डाटा सफिशिएंसी, डीआई बेस्ड क्वेश्चन, और ऑल्टरनेटली 1 सेक्शनल टेस्ट देना है आपको, ठीक है। मैंने यही चीज यहाँ भी लिखी है, क्रिटिकल रीजनिंग, ऑल्टरनेटली 1 सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग यहाँ पे वोकैब का रिवीजन करना और ऑल्टरनेटली 1 सेक्शनल टेस्ट है। ये क्या है? देखो आप डे निर्धारित कर लो कि मंडे को मैं यहाँ पे एक टेस्ट दूंगा सेक्शनल, ट्यूसडे को रीजनिंग दूंगा, वेडनेसडे को इंग्लिश दूंगा, फिर थर्सडे यहाँ दूंगा, फिर फ्राइडे ये, और सैटरडे ये, और संडे को आराम से मौज करो। रिलैक्सेस भी होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर ज्यादा
आउटपुट लेकर के आनी है, तो थोड़ा ठहराव भी होना जरूरी है। तो संडे थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट दो, एंजॉय करो प्रॉपर, और हर रोज, हाँ जो लोग वर्किंग है शायद उनको वीकेंड पे ही टाइम लगेगा, तो वो सैटरडे संडेज में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बट जब आप टेस्ट दोगे ना, ये सेक्शनल टेस्ट हमारे कोर्स में जो स्टूडेंट इनरोल्ड है उनके पास है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, तो 10-10 सेक्शनल टेस्ट हैं सबके। तो उसी अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर आपने बता तो दिया लेकिन मिलेंगे कहाँ। तो कोर्स में जो लोग इनरोल है उनके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं, और जो कोर्स से बाहर वाले लोग हैं वो भी इन चीजों से जुड़ के इसको फॉलो कर लें, ठीक है। तो ये आपका पूरा 5 महीने का प्रैक्टिकल प्लान है भाई, ठीक है, इतनी मेहनत चाहिए। अब इश्यू क्या आता है कि सर टाइम कितना दें डेली, तो टाइम जो डिवीजन है वो मैंने यहां पे रखा है 20 से 30 आवर पर वीक, ठीक है, पर वीक रखा है। यानी कि आप डेली अगर 2-3 घंटे दे सकते हैं वो दीजिए, अदरवाइज आपके पास वीकेंड में टाइम है तो सैटरडे को 8 से 10 घंटे निकालिए, संडे को 8-10 घंटे निकालिए और इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं कि डेली 1-1 घंटा आप निकाल सकते हैं, और फिर सैटरडे संडेज को थोड़ा 4-4 5-5 घंटे निकाल सकते हैं, तो वैसे करके फॉलो कर लें। बट अगर आप 20-20 घंटे तक भी देते हैं इसको, तो ये चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी, प्रैक्टिकल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो उसके बाद ये 5 चीजें मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्यूआरई को, उसके बाद जीए के लिए गुरकिरत सर को मैं बुलाऊंगा। ये 5 चीजें आपको करनी है क्यूआरई के लिए। पहला, तो पिछले 5 साल के पेपर आपको उठाने हैं, ठीक है, 5 साल के पेपर्स को प्रॉपर एनालाइज करना है, सो दैट आप ये देख पाए कि लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है, कौन से नए टाइप की चीजें आ रही हैं, कैसे काम करना है भैया। ये पहली चीज है जो आपको करनी है। उसके बाद सिर्फ लिमिटेड टॉपिक कवर करिए, बहुत ज्यादा पढ़ के टॉपर बन के कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि कर पाएंगे, तभी तो प्रैक्टिकल प्लान है। बेसिक से शुरू करना है और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है एडवांस लेवल तक। एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करना है, प्लान आपको बता दिया गया है किस मंथ में क्या कवर करना है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं रुकेगी। प्रैक्टिस जरूरी है, और कहां से कर सकते हैं एट द एंड में आपको सोर्सेज भी बता दूंगा कि आप कौन से कोर्सेज से जुड़ करके आपको ये जो प्लान है इसको और भी अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश पार्ट। अब गुरकिरत सर आएंगे और वो आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ओवर टू गुरकिरत सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, सो इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले बात करते हैं कि अब जनरल अवेयरनेस से टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, टारगेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू लुक एट द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, स्पेसिफिकली वन सेक्शन व्हिच इज बिकमिंग रियली अ हेल इज जनरल अवेयरनेस। तो इसका टारगेट भी उस हेल के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, यानी कि आपको एक ऐसा टारगेट रखना है जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू सेट अ ओवर टारगेट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये टारगेट सोच के बैठे हो कि मुझे इस एग्जाम में 70 मार्क्स लेने जीए में, तो वो प्रेशर ही आपको इस एग्जाम में परफॉर्म नहीं करने देगा। तो वो प्रेशर मत बनाइए। मैं आपको बताऊंगा टारगेट स्कोर, देखिए अगर आप रखोगे तो टारगेट स्कोर विल बी इन द रेंज ऑफ 12 to 25। तो आप बोलोगे सर इतना रेंज क्यों रखा है? अगर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तो देखिए ये हमने कट ऑफ देखा है, इससे कम कट ऑफ अभी तक नहीं जा रही है, तो 12 विल बी द मिनिमम मार्क्स जो आपको यहाँ पे लेने ही लेने हैं अगर आपका क्यूआरई स्ट्रांग है। अगर पेपर थोड़ा सा इजियर नॉट पे आता है तो 20 तक कट ऑफ गई हुई है, बट हम उसको लेंगे कि 25 तक हम इसको टारगेट्स को लेके चल सकते हैं। दैट इज द स्कोर दैट यू कैन अचीव हियर। बट गाइस, हमें पता है जीए इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, सो कभी भी कोई बच्चा 12 to 25 को टारगेट नहीं करेगा, ही विल ऑलवेज टारगेट अ हायर मार्क्स। तो हायर मार्क्स टारगेट करने के लिए आई टॉक अबाउट द अटेम्प्ट हियर, और एक डिजायरेबल स्कोर जो आप अच्छा स्कोर मान सकते हो, दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ 45 to 50 मार्क्स। डू नॉट थिंक अबाउट 70, 75, 72, नहीं, 45 to 50 बहुत अच्छा स्कोर है कंसीडरिंग द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। इसको अचीव करने के लिए आई हैव द 4 पिलर्स विद मी, दैट इज द 4 स्ट्रेटजी पिलर्स। First and the foremost thing is you should have a thorough understanding of the syllabus that is given in your notification. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो सिर्फ आज एक ही काम कीजिए, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लुक एट द सिलेबस, दैट्स द ओनली थिंग। सेकेंड पार्ट इज, जब आपने सिलेबस को थॉरो कर लिया तो उसके बाद आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द मिथ दैट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। नो गाइस, करंट अफेयर्स, इफ यू लुक एट द रिसेंट ट्रेंड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग of the topics, like you should have an understanding of the schemes, ESI current affairs, finance current affairs, आरबीआई की नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज, मास्टर सर्कुलर्स। अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे सवाल पूछा गया तो उसकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, उसके की फीचर्स पे क्वेश्चन आया है। अंडरस्टैंडिंग स्कीम की थी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फैक्चुअल पे नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स द सेकंड पिलर। बात करते हैं हमारा थर्ड पिलर। जब आपने ये कर लिया तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, प्रैक्टिस एज मच नंबर ऑफ एमसीक्यूज एज यू कैन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द थिंग हियर। और इस प्रैक्टिस करने के बाद एंड में क्या करना है जी, आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बिकॉज ये रिवीजन ही आपको अल्टीमेटली रिटेंशन दिलवाएगी। अब आते हैं जी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। गाइस मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हो बिहाइंड मी आई हैव 3 सोर्स ऑफ पिलर्स दैट इज क्रिएटेड हियर, बैंक एंड फाइनेंस, ईएसआई एंड नॉर्मल जीए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये डिवीजन है विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। यू हैव अ सिलेबस ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट गिवन हियर, तो उसके बेस पे कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। दिस आर द टॉपिक्स हियर, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीज, बैंकिंग रिफॉर्म्स या बैंकिंग कमिटीज, बैंकिंग एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स, या फिर बैंकिंग कोई ऐप लॉन्च हुआ है तो उसकी बात करेंगे। जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स, इसके लिए क्या करना है, फाइनेंस का सिलेबस थॉरो होना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट टॉपिक होता है जी, रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग रोल्स, आरबीआई फंक्शंस का टॉपिक होता है, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर पता है तो हो पाएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं को पढ़ना क्या है। सेकेंड पॉइंट इज ईएसआई। ईएसआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि हर साल पूछी जाती हैं, और कौन सी स्कीम्स पढ़नी है ये दूसरा सवाल होता है। इसका जवाब मैंने आपको यहीं पे दे दिया, आपको वो स्कीम्स पढ़नी है विच आर सीन इन न्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्रीज। ओनली एक्सेप्शन इज डू नॉट रीड द स्कीम्स रिलेटेड टू स्टेट्स। अगर कोई भी स्कीम है, चाहे वो लॉन्च हुई है, चाहे उस पर कोई डाटा आया है, कुछ भी है, न्यूज में है, तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। देन कम्स your current affairs related to your economics and social issues. Again here the syllabus is important. You can see I have highlighted some topics behind me, जैसे health की मैंने बात की है, education की बात की है मैंने आपके साथ, environment की बात की है, और employment generation। तो ये topics पे आपको current affairs पढ़ने हैं। फिर आपको reports पढ़नी है नेशनल और इंटरनेशनल, और उसके अलावा latest edition of those reports which are mentioned in syllabus like trends and progress of banking in India report, financial stability report, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो मुझे पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट यह पढ़ना तो है, और लेटेस्ट एडिशन पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। फिर आ जाता है कि आपका लेटेस्ट यूनिट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, अगेन द लेटेस्ट वन, बिकॉज लेटेस्ट अब जैन के एंड में आ जाएगा, तो आपको वो पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस इज वन थिंग जिसका टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ 5 years वी हैव शॉर्टलिस्टेड दिस टॉपिक्स फॉर यू। आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए, बस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये तो हो गया जी अब मुझे पढ़ना क्या है, अब मुझे पढ़ना कैसे है, दैट इज द 5 months कैसे प्रैक्टिकली करूं। मैंने आपको बोला आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो हम स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला कांसेप्ट यहां पे खेलेंगे विद रिस्पेक्ट टू जनरल अवेयरनेस, बिकॉज आपको पहले कभी भी स्पेशली जेन फेब तक डायनामिक डाटा पे फोकस नहीं करना है। डायनामिक डाटा क्या है सर, डायनामिक डाटा इज दैट डाटा विच इज सब्जेक्टिव टू चेंज। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, as on this date this has happened, as on this date this has happened, as on this date this many people have enrolled। वो डाटा अभी याद नहीं करना है, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट डाउट इज कि सर स्कीम्स याद नहीं होती, तो आप स्कीम्स को याद इकट्ठे कर ही क्यों रहे हो। आप उठाओ 1 scheme a day, that is your first thing, cover at least 1 scheme a day, that's your target। आपको पढ़नी है स्कीम्स कौन सी, जो न्यूज में है। दूसरा टारगेट मैंने आपको लिखा है, रीड दी आरबीआई नोटिफिकेशंस। अब आप यहां पे भी एक चीज कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर हो तो आप ऑल्टरनेट डे पे एक दिन पे स्कीम पढ़ लीजिए और एक दिन पे आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़ लीजिए। यहां पे थर्ड टॉपिक इज आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, जो भी ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आए हैं। इसका मतलब क्या है अंडरस्टैंडिंग में, यहां पे आपको कोर टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर न्यूज ई श्रम पोर्टल के ऊपर है तो यू शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई श्रम पोर्टल। प्रैक्टिकलिटी यही है, आप डाटा के ऊपर फोकस करते हो, आप टॉपिक भूल जाते हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। मिशन लाइफस्टाइल अगर न्यूज में, तो मिशन लाइफस्टाइल क्या है, क्या पिलर्स हैं, क्या पॉलिसीज है, वो पता होने चाहिए। सेम गोज फॉर स्कीम्स, बेसिक्स पे फोकस करना है पहले। अब जीए वाले टॉपिक के लिए क्या करें, सिर्फ 2 रीडिंग्स दीजिए जीए टॉपिक्स को, बस रीडिंग्स दीजिए और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। पास आपको बहुत ज्यादा बार जीए पढ़ना नहीं, क्योंकि यार अगर कोई दिसंबर में अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके बहुत कम चांस हैं, जैन में अपॉइंटमेंट हुई है कि वो मई में पूछेंगे, बहुत कम चांस है, अनलेस एंड अनटिल वो अपॉइंटमेंट पहली बार हुई है, नहीं तो आपके चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह आपको जीए को फोकस करना है, दैट इज इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। अब बात करते हैं जी मार्च अप्रैल मई,
लास्ट 3 मंथ्स जिसको बोलते हैं हम डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज आई ऑलवेज से 5 में से आखिरी 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया, जो जीए का सेक्शन है उसको हमने यहाँ पे आगे प्रायोरिटाइज किया है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग तो है ही है। यहाँ पे आगे अब आप फैक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ने बैठोगे। फिर अब हम एक नहीं 2 स्कीम अ डे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट 60 स्कीम्स पढ़ ली होंगी। यहाँ से अब अगर मैं एग्जाम की बात करूंगा तो 30, अगर मैं 90 60 इंटू 180 240 स्कीम पढ़ लूंगा मैं 1 स्कीम और 2 स्कीम अ डे में। तो स्कीम्स मेरी पूरी इतनी ही तो आती है पिछले 6 मंथ्स में, तो कवर हो जाएंगी। फिर वही जो मैं आरबीआई नोटिफिकेशन पढ़ रहा था उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आके अगर मैं बात करूं तो यहां से जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स को भी रीड करें, बिकॉज फेब के आसपास आके आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो उसको आप एक रीडिंग दोगे यहां पे, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स और अगेन वही सेम थिंग, प्रैक्टिस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में ही आपकी रिपोर्ट्स के बारे में बात होगी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेस्ट एडिशन ऑफ रिपोर्ट्स आई हैव टोल्ड यू दैट आर गिवन इन द सिलेबस, वो कब पढ़नी है, जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है आपको वही पढ़ना है रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स व्हिच आर गिवन इन द सिलेबस। और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, कहां से आप उसको वो मिल जाएगा। टाइम डिवीजन क्या रखना है सर, स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल है। अभी बेस्ट टाइम है, अगर आपका स्टैटिक कवर नहीं हुआ तो प्लीज आप उस पर फोकस कीजिए, क्यूआरई पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये बेस्ट टाइम है। तो यहाँ पे अगर आप जैन फेब में 1 से 2 घंटा भी दे रहे हो पर डे, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। इससे बहुत आए, आराम से पढ़ो, देन इज द बेस्ट थिंग। यहां पे जो डिसाइडिंग मंथ्स है मार्च अप्रैल मई, उस पे कितना टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए यार डिसाइडिंग फैक्टर जी है तो टाइम भी डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ पे 3 to 4 आवर्स पर डे, गिव इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स अ प्रॉपर फिजिबिलिटी गाइस, वेदर यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट और अ नॉन वर्किंग कैंडिडेट, बिकॉज ये एक फिजिबल टाइम है। अगर आपको आरबीआई ऑफिसर बनना थोड़ा सा टाइम तो आपको मेहनत तो लगानी, जिसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। अब इस टाइम के बाद बात करते हैं क्या ऐसे 5 टिप्स हैं जो जीए में आपको फोकस करने हैं, जो कि आपकी जिसको बोलते हैं नैया पार लगा देगी या फिर आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने से नहीं रोकेंगी। व्हाट आर द 5 पिलर्स? फर्स्ट वन, एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स इज इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल से, जो वीडी सर ने बोला था 5 साल के पेपर आप कम से कम एनालिसिस कीजिए, सॉल्व नहीं करने, सिर्फ एनालाइज करना है किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, जब आपने एनालिसिस कर लिया है तो एक ही चीज आपने अपने आप को बनाना है जो जीए में सबसे इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, यार 2 डे रूल है। अगर आप 2 दिन से ज्यादा जीए को नहीं पढ़ रहे तो जीए आपके साथ नहीं खड़ा होगा और वो हमेशा आपको डिच करेगा इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप ऑब्वियसली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने वाले हो। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, बिकॉज हमें यहां पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो मैंने आपको बताया था, हम लोग जनरली क्या करते हैं टॉपिक्स को पढ़ते नहीं, तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गई, आपकी ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, प्लीज इनको अंडरस्टैंड कीजिए। देन द फोर्थ पार्ट इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड आफ्टर दैट एनालाइज मोर। जितना प्रैक्टिस किए उतना ही एनालाइज करना है कि कहां पे गलती हुई, ईच एंड एवरी पॉइंट, बी क्रिटिकल ऑन योरसेल्फ कि हर एक छोटी से छोटी गलती भी आपको एनालाइज करना है कि ये गलती फाइनल एग्जाम में मत हो। और अगर आप ये कर रहे हो तो इससे बात क्या करना है, सिंपल चीज है, सब कुछ कर ले, एक रिवीजन करोगे, और अगर रिवीजन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो रिटेंशन पक्का आपके पास होगी ही होगी। और कम से कम एक चीज सोचिए कि आपको 5 बार रिवीजन करनी है, देन यू विल बी इजीली एबल टू रिटेन। इसका फॉर्मूला बता दो सिंपल आपको, हैव दिस थिंग 1 3 7 15 एंड 30। पहले दिन पढ़ा, तीसरे दिन रिवाइज किया, 7वें दिन किया, 15वां और 30वां दिन। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन हियर। तो गाइस ये था आपका 5 मंथ्स का एक प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, जहां पे हमने क्यूआरई और जीए दोनों को डिस्कस किया है। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो हाउ एडुटैप इज हेल्पिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग गाइस, अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे और आपको पीवाईक्यूज खुद एनालिसिस करने हैं तो गाइस वी आर प्रोवाइडिंग दिस गाइड बुक, जहां पे आपको पीवाईक्यूज, सिलेबस एज वेल एज द प्रॉपर एनालिसिस इज गिवन हियर which is absolutely free। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, the link is given in the description below। Now if you want to enroll to the RBI Grade B courses of EduTap, because here we are helping every aspirant, beginner we have this gold course for you, जहां पे हम लोग आपको phase 1 phase 2 इंटरव्यू प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करवाएंगे। जैसे आपको वीडी सर ने बोला है
sectional test is given, full and mock tests are given, practice quizzes are given here. अगर आपका QRE अच्छा है बट आपको लगता है कि मेरा GA वीक है और मेरे फेज 2 की प्रिपरेशन अच्छी करनी है, तो देन यू हैव आवर सिल्वर पैक फॉर यू गाइस. तो आप यहाँ पे जो भी फेस से रिलेटेड चीजें हैं, GA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, RBI नोटिफिकेशन, सब कुछ कवर है, सबके आपको क्विज़ेस मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस हियर. अलॉन्ग विद दैट जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में कवर हो जाएंगे. इसके साथ आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में मिल जाएगा. और इसके लिए यू व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, मैं आपको बोलूंगा द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कोई भी चीज देखनी हो तो सबसे पहले सैंपल मटेरियल चेक करना चाहिए. तो आपको दोस्तों इसका सैंपल मटेरियल भी देखने को मिल सकता है फ्रॉम द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड अलॉन्ग विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस टू कोर्सेज, अगेन click on the link that is given in the description below and you can get your doubts resolved there. So again, this was all from our side guys. I wish you a very best of luck for your examination preparation. कोई भी डाउट है आपके मन में, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. Just do one thing, drop us an email at hello@edutab.co.in. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉल करवाना है हमारे साथ तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर दैट इज 8146207241. Again guys, wishing you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.